नमस्कार, मैं चैताली पाटिल और आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस के खास पेशकश एक्सप्रेस रिपोर्टर में। और आइए ले चलते हैं आपको भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेश दौरे पर हैं, जहां लंदन में 60,000 करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश आने वाला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेश दौरे पर हैं, जहां विदेश में बड़े बड़े उद्योगपतियों से लगातार मुलाकात करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लंदन और जर्मनी के दौरे पर हैं, जहां लंदन में भारतीय मूल्य के कई उद्योगपतियों से राउंड टेबल में बैठकर मुलाकात की। साथ ही 60,000 करोड़ का मध्य प्रदेश में लंदन से निवेश आ सकता है। वहीं जर्मनी की यदि बात करें तो जर्मनी के दौरे पर है और संभावना है कि जर्मनी से भी हजारों करोड़ों का निवेश मध्य प्रदेश में आने की संभावना है। जहां मोहन सरकार के मंत्री भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश का विकास होगा तो देश का विकास होगा। और वहीं मोहन यादव जिस प्रकार से विदेश दौरे पर हैं, अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में कितना विकास होता है और मध्य प्रदेश में विदेश से कितना निवेश आता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर ये तो साफ है कि मध्य प्रदेश के मुखिया मध्य प्रदेश को विकासशील की गति देने में सफल हो पाते हैं। जहां लंदन से 60,000 करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश आने वाला है, वहीं जर्मनी से भी आस लगी है कि हजारों करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश आए, जिससे मध्य प्रदेश का विकास हो और देश का नाम हो। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में निवेश लाने में कितने सफल हो पाते हैं। कैमरामैन अमित के साथ विवेक राणा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। बीना विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता खत्म करने को लेकर अब कांग्रेस हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। विजयपुर जीत के बाद अब कांग्रेस ने बीना विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल निर्मला सप्रे को लेकर कांग्रेस पहले ही विधानसभा स्पीकर को उनकी सदस्यता खत्म करने को लेकर नोटिस दे चुकी है, लेकिन अब तक जो है विधानसभा स्पीकर ने इस पर फैसला नहीं किया है। दरअसल बीना विधायक निर्मला सप्रे 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया था और बीजेपी की बैठकों में लगातार शामिल भी हो रही हैं, लेकिन उन्होंने अब तक कांग्रेस पार्टी या फिर विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है और इसको लेकर असमंजस की स्थिति अभी बनी हुई है। इसको लेकर अब कांग्रेस ने इंदौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल इस पूरे मामले में पहले ही कांग्रेस विधानसभा स्पीकर को निर्मला सप्रे की सदस्यता खत्म करने का नोटिस दे चुकी थी, लेकिन अब तक फैसला न होने के चलते अब कांग्रेस ने इंदौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए कुमार संदीप, भोपाल। मध्य प्रदेश भाजपा मंडलों की बढ़ाएगी संख्या। परिसीमन का काम हुआ शुरू। 1 से 15 दिसंबर के बीच कराए जाएंगे मंडल अध्यक्षों के चुनाव। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी मिशन 2028 और 29 की तैयारियों में अभी से जुट गई है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन में भी अब विकेंद्रीकरण करने जा रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा के अभी 1099 मंडल हैं। भारतीय जनता पार्टी अब मंडलों की संख्या बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। जिस प्रकार से कल भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई, उसके बाद यह रणनीति तैयार की गई है कि प्रदेश में करीब 200 से अधिक मंडलों की संख्या और बढ़नी चाहिए। यानी कुल मिला के अब मध्य प्रदेश में करीब 1300 मंडलों की संख्या हो जाएगी। इसके अलावा अभी तक भाजपा के 60 संगठनात्मक जिले हैं, तो अब ये माना जा रहा है कि करीब 2 जिले और बढ़ेंगे, यानी कि करीब 62 संगठनात्मक जिले भी होने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी संगठन का विकेंद्रीकरण कर कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा काम देने की रणनीति अपना रही है। और जब मंडल बढ़ेंगे तो बूथों की संख्या में जिस प्रकार से अभी वृद्धि हुई थी, तो उसके हिसाब से कुछ कटौती करके मंडलों में कम बूथ होंगे, तो उस हिसाब से कार्यकर्ता ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब मंडलों की संख्या बढ़ाने की रणनीति तैयार की है।
संगठन का विकेंद्रीकरण कर भारतीय जनता पार्टी अब कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा काम देने की कोशिश कर रही है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने मंडलों की संख्या बढ़ाने की रणनीति तैयार की है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। 41वीं EAG प्लेनिंग वर्क ग्रुप की बैठक के चौथे दिन प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल बैठक में शामिल होने पहुंचे। इंदौर में 25 से 29 नवंबर तक चल रही यूरेशियम ग्रुप प्लेनिंग और वर्किंग ग्रुप की मीटिंग को गुरुवार को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने संबोधित किया। बैठक के शुभारंभ का अवसर पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि मुझे इसमें शामिल होकर बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। बैठक में उपस्थित समूह के सदस्यों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का राज्यपाल ने प्रथम नागरिक के रूप में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जानकर खुशी हुई कि 2004 में स्थापित यूरेशियम ग्रुप का मिशन मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग और कार्यवाही को मजबूत करने के लिए किया गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था और शांति के लिए मानवता के हित में दिशा में यह बड़ा कदम है। राज्यपाल ने कहा कि मुझे बताते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग जैसे वित्तीय भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। भारत के में आधार से जुड़े बैंक खाते, डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया अभियान से मनी लॉन्ड्रिंग में नियंत्रण में कारगर भूमिका निभाई है। GST, मोनेटाइजेशन जैसे ऐतिहासिक साहसिक कदमों ने कर चोरी रोकने में और काले धन से निपटने में प्रभावी भूमिका निभाई है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने मेहमानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार आतंकवादी गतिविधि व मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों को लेकर गंभीरता से विचार कर रहा है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। सुरक्षित नहीं है गरीबों के लिए बनाए गए सरकारी आश्रय स्थल। एक आश्रय स्थल का निरीक्षण करने पर निजी कंपनी के द्वारा संचालित इस आश्रय स्थल के कर्मचारी शराब के नशे में मांस पकाते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद नगर निगम ने अपने 11 आश्रय स्थलों का निरीक्षण किया। इन आश्रय स्थलों को संचालित करने के लिए निजी कंपनियों को प्रभार सौंपा है। गोकुलदास धर्मशाला स्थित आश्रय स्थल का निरीक्षण करने के लिए जब नगर निगम की टीम पहुंची तब वहां पर आश्रय स्थल को संचालित करने वाले निजी कंपनी के कर्मचारी शराब के नशे में चूर थे और आश्रय स्थल के दरवाजे पर ही मांस पका रहे थे, जबकि आश्रय स्थल में कई गरीब महिलाएं और लड़कियां ठहरी हुई थी जिनकी सुरक्षा खतरे में थी। इस वजह से अब नगर निगम के अधिकारियों ने इस निजी कंपनी के संचालकों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और जल्द ही उनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यदि ये सरकारी आश्रय स्थल असुरक्षित हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि बाहर से आने वाले गरीब और फुटपाथ पर रहने वाले लोग इन आश्रय स्थलों में आने से कतराएंगे। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का महाअभियान जारी है और अब तक 14,48,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। लेकिन प्रदेश के कुछ हिस्सों से लगातार धान खरीदी में हो रही अनियमितताओं को लेकर शिकायतें भी मिल रही है। धान खरीदी केंद्रों में लगातार किसान पहुंच रहे हैं और अपनी धान बेच रहे हैं। धान खरीदी की एवज में अब तक 2,89,000 किसानों को भुगतान भी किया जा चुका है, जिसके लिए 2649 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। 2739 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। यह धान खरीदी का महाअभियान 31 जनवरी तक चलेगा। वहीं कुछ हिस्सों से लगातार बारदाने की कमी को लेकर किसान नाराज हैं। बारदाने की कमी को लेकर कहीं पर धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। तो वहीं राइस मिलर्स की नाराजगी के चलते धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। फिलहाल इन तमाम विषयों पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने सभी के साथ बैठकर मीटिंग करके चर्चा करके इन तमाम शिकायतों को दूर करने की बात कही है। वहीं साथ ही कहा है कि तमाम शिकायतों को दूर करके सतत रूप से धान खरीदी चलती रहेगी। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से मिल रही शिकायतों को लेकर खाद्य मंत्री ने तमाम शिकायतों को दूर करने की बात कही है। वहीं राइस मिलर्स और किसानों के साथ मीटिंग करके इन शिकायतों और मांग को पूरी करने की बात की है। फिलहाल देखना होगा कि कब तक बारदाने की कमी और राइस मिलर्स की मांगे पूरी होती है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से राजधानी रायपुर में जनजाति अस्मिता, अस्तित्व और विकास को लेकर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से विभिन्न प्रबुद्ध जन शामिल हुए। जनजाति अस्मिता, अस्तित्व और विकास को लेकर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में सीएम विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर जनजाति गौरव दिवस मनाया गया
और जनजातियों के अस्तित्व को लेकर, जनजाति के विकास को लेकर लगातार जो बीजेपी की सरकार है, केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो काम कर रही है। उन्होंने जनजाति संस्कृति का सनातन संस्कृति से नाता को जोड़ते हुए कहा कि सनातनी के साथ ही जनजाति संस्कृति में भी भगवान राम है, जनजाति समाज के लोगों के नाम में भी राम है, जैसे मंगलू राम, समारू राम आदि। और जनजाति समाज प्रकृति पूजा करते हैं, कर्मा, पीपल जैसे पेड़ पौधे में भी जनजाति समाज ईश्वर को देखता है। और उन्होंने कहा कि जनजाति समाज के विकास के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। इसी कड़ी में जनजाति समाज के विकास के लिए अटल सरकार ने जनजाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया और जनजाति लोगों का मान सम्मान बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बड़ा योगदान है। छत्तीसगढ़ में जनजाति समाज की बहुलता है और जनजाति अस्मिता, अस्तित्व और विकास को लेकर आयोजित इस संगोष्ठी में देश भर के विभिन्न प्रबुद्धजन शामिल हो रहे हैं और इस संगोष्ठी में जनजातियों के विकास को लेकर, उनकी योजनाओं को लेकर, विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और एक निष्कर्ष निकाला जाएगा कि किस तरह से आदिवासियों के बेहतरी के लिए और बेहतर काम किया जा सके। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहब। रामकोला के कर्मचारी आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आज चल रहा है। उनका आरोप है कि वार्ड सदस्य द्वारा उनके साथ आए दिन अभद्रता किया जाता है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नगर पंचायत परिषद रामकोला के कर्मचारी एक दिवसीय धरने पर बैठे हुए हैं। उनका आरोप है कि वार्ड नंबर 13 के वार्ड सभासद द्वारा कर्मचारियों के साथ अक्सर मारपीट व गाली गलौज किया जाता है। वहीं कल वह कार्यालय पे आए और अधिशासी अधिकारी व कर्मचारियों से गाली गलौज करते हुए मारपीट की और अभद्रता का प्रयोग किया, जिससे हम कर्मचारियों के मान सम्मान को ठेस पहुंचा है, जिस वजह से हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई की मांग को लेकर एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों के धरने पर बैठने के चलते नगर पंचायत का कार्य प्रभावित हो रहा है। कार्यालय पर नगर के लोग आ रहे हैं और अपने कार्य को लेकर कर्मचारियों के धरने पर बैठने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वही धरनारत कर्मचारियों का कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम लोग अनवरत कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। वहीं नगर पंचायत के कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं और लोग अपने कार्य को लेकर आ रहे हैं और उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि कर्मचारियों के मांगों को कब पूरा किया जाता है या यूं ही धरना प्रदर्शन करने पर बाध्य रहते हैं। कैमरामैन मणिंद्र के साथ गोविंद पटेल, एक्सप्रेस रिपोर्टर, कुशीनगर। वन विभाग के लापरवाही के कारण कांटाबेल के 10 एकड़ में फैला चाय बागान अब माओवादियों का चारागाह बन गया है। छत्तीसगढ़ के जसपुर में असम के मुकाबले की चाय उगाने के सपने ध्वस्त हो गए हैं। जसपुर में वन विभाग के अफसरों की लापरवाही के कारण कांटाबेल में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया चाय बागान उजाड़ हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने योजना बनाई थी कि जसपुर की धरती पर चाय की फसल लहलहाएंगे। ख्वाब ये भी दिखाया था कि जसपुर की चाय की चुस्की पूरा देश लेगा, लेकिन वन विभाग की लापरवाही के कारण शासन की योजना पर पानी फिर गया। जसपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर कमलेश अंबस। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला गैस योजना के तहत महिलाओं को धुएं से रहित चूल्हा का वितरण किया गया और इस योजना के तहत करीब में गैस गोदाम का निर्माण कराया गया, जिससे महिलाएं जो है गैस रिफिलिंग अपने करीब में करा सके। लेकिन इस योजना का लाभ जो है अब रसोई गैस उपभोक्ताओं को नहीं मिल पा रहा है, बल्कि अब गैस संचालकों के द्वारा गांव में गैस पहुंचाया जाता है। वहीं ग्रामीण दूर दूर जाकर गैस रिफिलिंग कराते हैं, जिसको लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं लगातार जो है लाखों करोड़ों रुपए की लागत से गैस गोदाम का निर्माण कराया गया, लेकिन वह खंडहर स्थिति में
पड़ा हुआ है वह कोई काम का नहीं रह गया है। इसका लाभ अब लोगों को नहीं मिल पा रहा है। वहीं लोगों का कहना है जल्द से जल्द इस गैस गोदाम को शुरुआत किया जाए। एक्सप्रेस रिपोर्टर विपत सारथी, पेंड्रा। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एमआरआई मशीन लगने के बाद भी अब तक मरीजों को एमआरआई मशीन की सुविधा का लाभ नहीं मिल सका है, जहां मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि लगभग दिसंबर के 15 तारीख तक मरीजों को यह सुविधा मिल पाएगी। बता दें कि विगत कई वर्षों से मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एमआरआई मशीन की मांग की जा रही थी, जिससे मरीजों को इलाज में सुविधा मिल सके, जिसको देखते हुए जून को एमआरआई मशीन मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची थी, जिसके सेटअप का तैयारियां पूरी जोर शोर से किया गया था और जल्द शुरू होने की बात कही गई थी। मगर समय बीत जाने के बाद अब तक एमआरआई मशीन शुरू नहीं हो सकी है, जिससे आने वाले मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एमआरआई मशीन को लेकर बताया कि जल्द ही मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एमआरआई मशीन शुरू हो जाएगी और मरीजों को इसका लाभ मिल सकेगा। इधर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आरसी आर्या ने बताया कि तकनीकी कारणों से अस्पताल में लगी एमआरआई मशीन अभी शुरू नहीं हो सकी है। जिस कंपनी से टाई अप किया गया है उनके द्वारा मशीन को 15 दिसंबर तक शुरू किया जाएगा, जिसके बाद मरीजों को इसकी बेहतर सुविधा का लाभ मिल सकेगा। वहीं अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि इसको लेकर आने वाले मरीजों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। आयुष्मान कार्ड के द्वारा मरीजों का एमआरआई मशीन से इलाज बाहर से कराया जा रहा है, जहां से मेडिकल कॉलेज अस्पताल के द्वारा अनुबंध भी किया गया है। देखना होगा कि लंबे समय से अस्पताल में एमआरआई मशीन की मांग की जा रही थी, जो पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक इसे चालू नहीं किया गया है। एक बार फिर से एमआरआई मशीन चालू करने की तिथि को बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दिया है। देखना होगा कि आने वाले 15 दिसंबर के बाद एमआरआई मशीन शुरू हो सकती है या नहीं, मरीजों को इस मशीन का लाभ मिल पाएगा या फिर मरीजों को और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए अंबिकापुर से संजय रजक की रिपोर्ट। लगातार मौसम बदल रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, खास तौर पे डबल डेकर बस और ट्रेनों से, तो संभल जाइए। बिना समय सारणी और ट्रेनों का स्टेटस देके यात्रा करने ना निकले, क्योंकि 1 दिसंबर से लेकर के 8 फरवरी तक 62 से ज्यादा ट्रेनों पे रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश में कोहरे की वजह से 62 ट्रेनों को 1 दिसंबर से निरस्त कर दिया जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने ऐसी ट्रेनें की सूची जारी की है। ये ट्रेनें 28 फरवरी से संचालित होंगी। कोहरे के चलते डबल डेकर सहित 62 ट्रेनें 1 दिसंबर से 28 फरवरी के बीच अलग अलग तारीखों में निरस्त रहेगी। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने इन ट्रेनों की सूची जारी कर दी है। इनमें से कुछ ट्रेनें ऐसी भी हैं जिनके फेरे कम किए गए हैं। ये व्यवस्था फरवरी तक चलती रहेगी। सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि जिन ट्रेनों की मांग कम रहती है उन्हें निरस्त किया गया है। कुछ के फेरे भी घटाए गए हैं। 12-583 लखनऊ जंक्शन आनंद विहार टर्मिनल, 12-584 आनंद विहार टर्मिनल लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक, 12-595 गोरखपुर आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस 2 दिसंबर से 27 फरवरी तक रद्द रहेगी। इसके अलावा तमाम बसों का जो फेरी होती है उसको भी रद्द करने का फैसला लिया गया है। बढ़ते मौसम और धुंध के चलते तमाम घटनाएं भी दिखाई दे रही है। सर्दी का नवंबर माह खत्म हो गया है, यानी गुलाबी सर्दी जो पड़ती है वो पूरी तरीके से खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। आज रात मेरठ में सबसे कम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह तापमान इस बात की ताकीद कर रही है कि दिसंबर माह में भीषण ठंड पड़ने वाले हैं, जिससे कोहरे से भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आवागमन बाधित होता हुआ दिखाई दे रहा है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम चौरसिया।